हैं, दर्शकों को बता दें 1 बजे दिन तक का ये एग्जिट पोल है 3 मीडिया हाउसेज का, एबीपी, एसी नेल्सन, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ, सी वोटर और इंडिया टुडे ORG का ये सर्वे, इस सर्वे का नतीजा ये है जिसके मुताबिक कांग्रेस तो क्लियर कट कांग्रेस सत्ता से बाहर जा रही है। बीजेपी को 32 से 41 सीटें हैं। एक सर्वे कहता है बीजेपी को बहुमत मिल सकता है, दूसरे सर्वे के मुताबिक हंग असेंबली है। आपको अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 18 सीटें भी है, 16 भी, 6 भी। अब सवाल उठता है आनंद प्रधान, 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर यह है कि दिल्ली में हंग असेंबली हो सकती है। अगर 2 सर्वे देखें एबीपी, एसी नेल्सन, हालांकि दर्शकों को यह बता दें 1 बजे तक के डेटा के हिसाब से सर्वे हो सकता है। फाइनल डेटा जब आए, वोटिंग अभी भी कुछ जगह चल रही है क्योंकि पोलिंग बूथ में लोग मौजूद थे, हो सकता है सर्वे चेंज हो, एग्जिट पोल के नतीजे चेंज हो, लेकिन हंग असेंबली के आसार होते हैं अगर तो फिर आपने पहले से ऐलान कर रखा है ना बीजेपी ना कांग्रेस, तो हम मानेंगे फिर चुनाव होगा अगले 2 महीने 3 महीने। इसमें एक पर्सपेक्टिव पर हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या ये भी संभावना है कि कांग्रेस बाहर से सपोर्ट करे और आपकी सरकार बने? ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं क्यों नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस को, यहाँ पर तो देखिए ये ऐसे उदाहरण है। मैं एक कयास की बात हो रही है। मुझे लगता है फिर ये आपके नेता से पूछ लें, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि जैसे ये होगा तो आप और बाकी नेताओं से पूछे गोपाल जी से कि क्या वो कांग्रेस वही पूछ लेते हैं। अगर बीजेपी की बात की होगी तो फिर भी समझ में आता। नहीं, फिर भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। एक मिनट, मुझे लगता है उस पर हम जजमेंटल होने की बजाय बेहतर है गोपाल राय मौजूद है, उन्हीं से पूछें। गोपाल राय, अगर हंग असेंबली होती है 16, 18, 12 जो भी सीटें आपको आती है, तो कोई भी सूरत बनती है कि आप किसी के सपोर्ट से सरकार में रहें? चंद्रशेखर की सरकार 51-52 सांसदों की थी, या आप किसी सरकार को सपोर्ट करें? कोई सिचुएशन बनती है या नहीं? साफ यार दिल्ली को दोबारा चुनाव में धकेलें, तीसरा ऑप्शन। देखिए, इस तरह की कोई अभी तक संभावना नहीं है, और जो भी सारे अनुमान हैं वो अनुमान अभी 8 तारीख के बाद सब पलट जाएंगे। 1 मिनट आप करें, अभी तक संभावना नहीं है, मतलब संभावना है सारी तरफ की संभावना। गोपाल राय जी, मैं साफ साफ पूछ रहा हूं, साफ साफ जवाब चाहिए। अभी तक पॉलिटिशियन की तरह मत बोलिए, मैं पूछ रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने 100 बार ऑन रिकॉर्ड बोला है कि ना तो हम किसी को समर्थन देंगे ना हम किसी से समर्थन लेंगे। ये नहीं कहा कि नहीं लेंगे, नहीं, ये भी कहा समर्थन नहीं लेंगे, ये भी कहा। गोपाल राय जी, एक बार मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूं, ऑन रिकॉर्ड 4 दिन बाद नतीजे सामने आएंगे, क्या किसी भी सिचुएशन में आप किसी पार्टी को, एक मिनट सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, जवाब बहुत कैटेगरिकल चाहिए। 1 मिनट गोपाल राय जी, साफ साफ जवाब चाहिए, इसलिए साफ साफ सवाल पूछ रहा हूं। किसी भी सूरत में आपकी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, किसी को भी सरकार बनाने के लिए जरूरत पड़ी तो सपोर्ट करेगी, या किसी के सपोर्ट से सरकार बनाने की नौबत आई तो आप तैयार होगी या नहीं? साफ साफ। इनकी 43 आ रही है। आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है, हम ना किसी को सपोर्ट देंगे ना लेंगे, बस ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये इस फैसले के साथ कायम रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं। आनंद प्रधान, आपको कोई शक है? मुझे शक नहीं है, क्योंकि अगर जैसा ही इन्होंने किया तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी और इनमें कोई फर्क नहीं होगा, यही कह के ये चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि हमें जो रियल पॉलिटिक्स होती है उसके बारे में यहाँ बात करते हुए, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी एक रियल पॉलिटिक्स में उतर गई है। विकल्प नहीं, मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट अजीत जी, अजीत जी पूरी बात सुन लीजिए। देखिए, कांग्रेस ने पहले भी राष्ट्रीय राजनीति में भी बाहर से समर्थन देकर के कई सरकारें चलाई हैं, ठीक है। जो एक बड़ा सवाल ये उभर करके आएगा, इस अगर ऐसे नतीजे आते हैं, कम से कम जो 2 ओपिनियन पोल कह रहे हैं, एग्जिट पोल कह रहे हैं, तो उसके बाद बड़ा सवाल ये आएगा कि बीजेपी को रोका जाना चाहिए, सांप्रदायिक विरोधी सैद्धांतिक बात आप कर रहे हैं। नहीं, मेरी सैद्धांतिक बात नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की तरफ से। लेकिन फिर सवाल उठता है कि बीजेपी को रोकने की, एक मिनट बीच में रोक रहा हूं, एक बार शीला दीक्षित की पहली प्रतिक्रिया आई है, जो वोटिंग हुआ है उसको लेकर। पहले सुनते हैं शीला दीक्षित की प्रतिक्रिया, उसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे क्या विकल्प है दिल्ली में अगर हंग असेंबली होती है तो। शीला दीक्षित की प्रतिक्रिया सुनिए पहले। हाँ बोलिए। वो जो पोलिंग हुई है वो 66% से ज्यादा है कह रहे हैं अभी, क्या लगता है इस बार जो पोल हुआ कहीं ज्यादा? परसेंटेज में अच्छा है कि लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है, लेकिन क्या उसका परिणाम होगा ये मैं नहीं कह सकती हूँ। मैंने बार बार आपसे कहा है, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं अंदाजा लगा सकती। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि आपके चैनल्स तो बहुत सारे निकाल रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कांग्रेस को सब डाउन दिखा रहे हैं, हमेशा ही डाउन दिखाते हैं। मैं असेसमेंट अपना नहीं बताऊंगी जब तक मुझे पता लग जाए।
तो सुना आपने, शीला दीक्षित तक कुछ कहने को तैयार नहीं है। देखिए, मुझे लगता है जो अभी मैंने शीला दीक्षित जी का ये बदला वक्तव्य देखा और बदला चेहरा देखा, मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों के रिजल्ट से वो भली भांति परिचित है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस बाहर जा रही है और भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में दिल्ली में अगली सरकार बना रही है। नहीं तो मुख्यमंत्री ने एक बार भी क्लेम नहीं किया कि नहीं कांग्रेस दिल्ली में दोबारा सत्ता में आ रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर रिकॉर्ड मार्जिन की वोटिंग हुई है। क्योंकि अक्सर मैं मुख्यमंत्री को ये इस प्रकार के वक्तव्य देते हुए सुनता रहा हूं। विजय जी मिसकोट नहीं करेंगे, उनसे पूछा गया था जो हिस्टोरिक वोटिंग हुई है उससे क्या उन्हें फायदा होने वाला है, लेकिन उन्होंने एक बार भी क्लेम नहीं किया। वरना उन्होंने कई बार क्लेम नहीं किया कि उन्होंने कई बार ये कहा है कि वो जीत को लेकर आश्वस्त हैं। कई बार उन्होंने अभी तो नहीं कहा, इस बार नहीं कहा, तो उसको मॉडेस्टी में लीजिए। अगर नहीं कहा तो मैं उसको मॉडेस्टी में लेते हुए अपनी और अपनी पार्टी की बात वापस लौटते हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि अगर हंग असेंबली होती है तो, क्योंकि हंग असेंबली की चर्चा तमाम ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल में हो रहा है, तो क्या दिल्ली में सरकार नहीं बनती है उस सिचुएशन में क्या फिर से चुनाव होंगे? आनंद प्रधान का कहना है, जो सैद्धांतिक पक्ष है, कि इनका निजी राय इनकी कि बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए आप पार्टी को कांग्रेस के साथ जाना, अगर वो सपोर्ट लेकर या जैसे नहीं, वो देखिए उसमें मुद्दा ये है कि वो सरकार से बाहर रहेंगे। ये सुझाव है आपका, लेकिन मेरा सुझाव नहीं है, ये रियल पॉलिटिक्स की डिमांड है। सुसाइडल नहीं होगा ये आनंद जी, सुसाइडल नहीं होगा कांग्रेस के लिए। जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ अपनी बुनियाद रखती है, जो आम आदमी पार्टी क्या नहीं बोलती है, जो उसको समर्थन देगी कांग्रेस पार्टी, सुसाइडल नहीं होगा उसके लिए। फिर पूछ लेते हैं, अलका जी से पूछ लीजिए। फिर तो चुनाव में ले जाने की जिम्मेदारी तीनों पार्टियों पर। गोपाल राय जी आपके शुभचिंतक हैं, आपके विचारों के शुभचिंतक हैं। आनंद प्रधान, एक मिनट, आनंद प्रधान आपके विचारों के शुभचिंतक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। किसी भी सूरत में इनका कहना है बीजेपी को रोकने के लिए चुनावी राजनीति का तकाजा यह है, इनके मुताबिक, फिर बार बार कह रहा हूं इनके मुताबिक, कि आप कांग्रेस से या तो उनका समर्थन लें या उनको समर्थन दें। ऐसी किसी भी सिचुएशन के लिए आप सैद्धांतिक तौर पर तैयार होंगे? देखिए, कुल मिलाकर के 8 के बाद क्या परिदृश्य पैदा होता है वो निर्णय करेगा कि दिल्ली की सकल सूरत क्या होती है। फिर तो अपने जहां तक जब भी अगर किसी संशय का जब भी आंदोलन में दौर आया है, हमने जनता की राय ली है और जनता की राय हमारे लिए सर्वोपरि है और उसके अनुरूप अपने फैसले लेकर के हमारे साथ जो लोग खड़े हैं उनके राय के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। तो उनकी जनता की राय क्या है? ये 8 के बाद सकल तो अभी तो जनता की राय 8 पे पता चलेगी। नहीं मानक, मैं इनकी बात को थोड़ा पोस्टमार्टम करना चाहता हूं, बहुत अहम है। आपने पहली बार कहा कि किसी सूरत में आप न तो कांग्रेस या बीजेपी का समर्थन लेंगे, न किसी सूरत में कांग्रेस और बीजेपी को समर्थन देंगे। उस पर कायम है या जनता की राय समझने के बाद उसको अपने हिसाब से एनालिसिस करने के बाद 8 तारीख को आपका स्टैंड बदल भी सकता है? मैं फिर से पूछना चाहता हूं। यही मैं पूछना चाह रही। देखिए, 2 बात मैंने साफ कर दी। पार्टी का जो हम लोगों का स्टैंड है वो मैंने आपको बता दिया। जहां तक 8 तारीख की बात, जो आपका एक अनुमान है कि ऐसा होगा, हम लोगों का ऐसा अनुमान नहीं है कोई। नहीं रही बात, चलिए हमारे आंदोलन हो, पार्टी हो, जो भी चीजें हैं। अंजुम जी, यहाँ गोपाल राय जी, चलिए ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, आपके पास आएंगे। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। गोपाल राय जी, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। आपने जो बातें कही बहुत दिलचस्प है, लेकिन कुछ बात आप जो एक राजनीतिक दल के नेता बोलते हैं उसमें आप कुछ बिटवीन द लाइंस छोड़ रहे हैं, जिसका कुछ मतलब निकलता है, जिसका इशारा आनंद। राजनीति कॉन्ट्रडिक्शंस को मैनेज करने का गेम है। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में अगर हंग असेंबली होती है तो आपकी भूमिका क्या होगी। आप मतलब अरविंद केजरीवाल की पार्टी की। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे रविवार को 8 दिसंबर को आएंगे, लेकिन आज दिल्ली में ऐतिहासिक वोटिंग के साथ ही एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की जीत दिखा रहे हैं। लेकिन अलग अलग चैनलों के जो दिल्ली को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो बहुत ही दिलचस्प हैं। हंग असेंबली ज्यादातर जगह दिखाई दे रही है और एक बात साफ है कि दिल्ली के अलग अलग एग्जिट पोल के नतीजों में कांग्रेस की सरकार जा रही है। लेकिन जो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं वो देखते रहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ रही है और ये दिल्ली देखिए,
ये देखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी की सरकार वापस आ रही है 161 सीटों के साथ एग्जिट पोल के मुताबिक। प्लस माइनस मानक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस माइनस छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार वापस आ सकती है। 51 सीटें प्लस माइनस 7, कांग्रेस 39 सीटें, दोनों की एक सीट प्लस माइनस है पिछले चुनाव से तुलना करें। सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाला है, जिस पर व्यक्तिगत तौर पर मुझे यकीन नहीं है, राजस्थान में बीजेपी को 147 सीटें एग्जिट पोल दे रहा है, जस्ट ऑलमोस्ट डबल हो रही। और ये कैसे यकीन किया जाए, मुझे ताजुब हो रहा है एग्जिट पोल लेकिन लेकिन फंसा हुआ मामला दिल्ली का। 4 दिन बाद जब नतीजे आएंगे, दिल्ली सबसे दिलचस्प है। दिल्ली में हंग असेंबली की तस्वीर आ रही है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल का नतीजा कुछ देर में आएगा, लेकिन 1 बजे तक के एग्जिट पोल के नतीजे जो अलग अलग चैनल्स के हैं, हमने स्क्रीन पर आपको दिखाई। एबीपी नेल्सन, इंडिया टुडे सी वोटर, इंडिया टीवी सी वोटर, इंडिया टुडे ORG, इसके मुताबिक कांग्रेस तो किसी भी सर्वे में कांग्रेस सरकार में वापस नहीं आ रही है। बीजेपी को 32 से लेकर 41 सीटें, आपको 6 से लेकर 18 सीटें। आप एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर इस चुनाव में उभरा है। क्या दिल्ली में हंग असेंबली होगी? अगर होगी तो आपकी भूमिका क्या होगी? अगर आप बाहर ही रहती है, सरकार से किसी से न समर्थन लेती है न किसी को समर्थन देती है, तो क्या दिल्ली फिर एक बार 2 से 3 महीने के भीतर चुनाव के रास्ते पर जाएगी? जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे तो 8 तारीख को आएंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज 24 आपके सामने हाजिर है टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के साथ। दिल्ली के एग्जिट पोल के आंकड़े अभी नहीं आए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल के मुताबिक तीनों राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की करारी हार हो सकती है, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस पर भारी नजर आ रही है। दो 2013 के चुनावी महाभारत यानी विधानसभा चुनाव के दौरान रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का मिजाज क्या कहता है? बेशक इसका फैसला 8 दिसंबर को होगा, लेकिन पोलिंग बूथ से निकलने वाले वोटरों की भीड़ क्या जनादेश सुना रही है, इसका अंदाजा आप तक पहुंचा रहा है न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल सर्वे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी का भगवा परचम लहरा रहा है। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी की झोली में 161 सीटें जा रही हैं, तो कांग्रेस के खाते में सिर्फ 62 सीटें, अन्य के खाते में 7 सीटें जा रही हैं। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 2008 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 18 सीटों का फायदा हुआ है। एग्जिट पोल के मुताबिक 2008 के मुकाबले कांग्रेस को 9 सीटों का नुकसान हुआ है, अन्य के खाते में 1 भी सीटों का इजाफा नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी का बोलबाला दिख रहा है। शिवराज सिंह चौहान की तरह रमन सिंह भी सत्ता में लौटने को कामयाब होते दिख रहे हैं। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से बीजेपी की झोली में 51 सीटें जा रही हैं। एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक कांग्रेस को सिर्फ 39 सीटें मिलती दिख रही हैं, यानी पार्टी को एक बार फिर छत्तीसगढ़ में मायूसी हाथ लगी है। 2008 के मुकाबले छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस को 1-1 सीटों का फायदा हुआ है। राजस्थान के रेगिस्तान से भी बीजेपी को गुड न्यूज मिल रही है। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के नतीजे संकेत दे रहे हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुकाबले राजस्थान की जनता ने बीजेपी की सीएम उम्मीदवार वसुंधरा राजे को पसंद किया है। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान की 200 सीटों में से बीजेपी को 147 सीटें मिल सकती हैं, तो कांग्रेस को सिर्फ 39 सीटें। यानी न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक 5 साल बाद राजस्थान में बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है, और वहीं कांग्रेस को सबसे करारा झटका लगा है। 2008 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी को 69 सीटों का फायदा हुआ है, तो कांग्रेस को 57 सीटों का नुकसान। सवाल है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले इन राज्यों में कांग्रेस के सफाई का मतलब क्या है? क्या देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बन चुका है, या फिर इन राज्यों में बीजेपी की कामयाबी नरेंद्र मोदी की शख्सियत का करिश्मा है? अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री के बगल में बैठना पसंद नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। अब कल्पना कीजिए, जिसको अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है, वो देश का क्या भला कर सकते हैं? तो देखा आपने, वाकई चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं इस एग्जिट पोल में। बता दें आपको, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी की वापसी हो रही है। दिल्ली के आंकड़े हमारे पास नहीं आए, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय करा दें। प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी के प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ नेता हैं। अली अनवर साहब जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं।
स्टूडियो में हमारे साथ विनोद शर्मा जी अब जुड़ गए हैं और आनंद प्रधान पहले से बैठे हैं। प्रकाश जी स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। अली अनवर साहब स्वागत है। प्रकाश जी, पहली प्रतिक्रिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों जगह आपकी सरकार आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशखबरी राजस्थान में है, जहां आपकी सीटें 78 से सीधी 147 हो रही है। आंकड़े आपने सुन लिए होंगे, दिखा भी रहे हैं हम आपको। क्या प्रतिक्रिया है प्रकाश जी? बिल्कुल साफ है कि इन चारों राज्यों में, दिल्ली में भी हम आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में जो कांग्रेस के प्रति गुस्सा था और जो वोटर में फायर दिख रहा था वो सबसे ज़्यादा था, और इसलिए बिल्कुल साफ था कि राजस्थान में हम सवार होंगे, केवल विजयी नहीं होंगे, एक ऐतिहासिक सफलता कायम कर सकेंगे। अब प्रत्यक्ष ये एग्जिट पोल है, हमारे पक्ष में है, तो भी मैं कहूँगा कि ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, तो एग्जैक्ट संख्या तो रविवार को पता चलेगी, लेकिन एक भारी सफलता की तरफ हम जा रहे हैं, ये सच्चाई है। और राजस्थान का विजय अप्रत्याशित विजय होगा। वसुंधरा का नेतृत्व, वहाँ की लड़ाई, वहाँ के कांग्रेस के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा, और ऊपर मोदी के कैंपेन ने एक जो आइसिंग ऑन द केक होता है, वैसे वो एक पूरा रुझान, जहाँ देखो वोटिंग ज़्यादा हुआ सभी जगह जी। तो क्या हुआ इसका मैं विश्लेषण कर रहा था जी। तो ये सब जगह मैंने पूछा तो युवा और महिला वर्ग के वोटिंग ज़्यादा हुआ है। चलिए, मानो न मानो प्रकाश जी, मोदी जी के लिए जो एक माहौल है वो उसका परिणाम है, लेकिन मैं ये फिर कहूंगा ये पार्टी की शानदार जीत होगी। तो ये प्रकाश जी इससे पहले मैं बाकी लोगों के पास जाऊं, प्रकाश जावड़ेकर, ये सब होगा। प्रकाश जावड़ेकर, इससे पहले कि मैं बाकी मेहमानों से पूछूं, अली अनवर से खास तौर से मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि 4 राज्यों में, दिल्ली को अभी थोड़ी देर हटाएं क्योंकि 3 राज्यों के हमने एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए, अगर शिवराज सिंह चौहान की वापसी होती है, अगर रमन सिंह की वापसी होती है, अगर वसुंधरा के नेतृत्व में राजस्थान में सरकार बनती है, इसका श्रेय इन 3 नेताओं को कितना और मोदी को कितना? इन 3 नेताओं को प्राथमिकता से, संगठन को उससे भी ज़्यादा, और ये कुल मिला के पार्टी विचारधारा, कार्यक्रम, नेतृत्व, देखो पार्टी हमारी ऐसी है कि जो प्रादेशिक नेताओं की इज्जत करता है, उनको बढ़ने का मौका देती है। कांग्रेस का जो पतन हुआ है, उन्होंने सारा हाईकमांड कल्चर लाया और नीचे नेतृत्व को कोई कभी स्थान नहीं दिया। चलिए उस हाईकमान कल्चर पर बात करेंगे सर। हाईकमान तो बीजेपी में भी आपके पास हाईकमान है, चिंता मत करिए, उस पर भी हम बात करेंगे। प्रकाश जी, हम चलते हैं अली अनवर के पास। अली अनवर जनता दल के सांसद हैं। अनवर साहब, बीजेपी से आपका रिश्ता टूटा, बीजेपी के खिलाफ बहुत मुखर विरोधी के तौर पर नीतीश कुमार और आपकी पार्टी, लेकिन 4 राज्यों के जो नतीजे आ रहे हैं वो नतीजे बीजेपी के लिए बहुत शुभ संकेत हैं। 2 राज्यों में तो बीजेपी की वापसी हो रही है, पहले से ही है राजस्थान में और माफ करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, लेकिन राजस्थान में अगर बीजेपी सत्ता हासिल करती है, छीनती है कांग्रेस में से, और दिल्ली में भी कुछ तस्वीर ऐसी बनती है, तो इसका मतलब बीजेपी का रथ आगे की ओर बढ़ रहा है अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। आपका विरोध कहीं काम नहीं आ रहा बीजेपी को रोकने में? देखिए अजीत अंजुम जी, जिन 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली, पहली जो बुनियादी बात ये समझने की है कि ये चारों राज्य में बीजेपी और कांग्रेस, यही 2 पार्टियां हैं मुख्य, और किसी पार्टी का उतना प्रभाव नहीं के बराबर है। कभी एक पार्टी सरकार में तो फिर दूसरी पार्टी सरकार में रहती है, जनता को कोई विकल्प नहीं है। हाँ, दिल्ली में इस बार दिखा नहीं, लेकिन अनवर साहब, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर 10 साल बाद शिवराज सिंह चौहान तीसरी बार आते हैं, रमन सिंह तीसरी बार आते हैं, तो इसका मतलब वहां कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज नहीं है, फिर तो बीजेपी के गवर्नेंस को जनता ने मोहर लगाया। अगर एग्जिट पोल के नतीजे इसी तरह से रियल नतीजों में कन्वर्ट हुए तो अस्तोती को बुलाना। अजीत जी, देखिए लोगों ने एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है, एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है, तो उसमें महंगाई से लोग इतने परेशान हैं, भ्रष्टाचार से कांग्रेस के राज में, कि लोगों ने
देखा होगा कि लेसर इविल का इसमें सिद्धांत चलता है, जब कोई विकल्प नहीं रहता है। बिल्कुल, चलिए अब दिल्ली का नतीजा हम समझते हैं कि इन 3 राज्यों से कुछ डिफरेंट होना चाहिए। वो दिल्ली का नतीजा जाहिर है डिफरेंट होने वाला, हम दर्शकों को बताएंगे दिल्ली का नतीजा। लेकिन एक दिलचस्प बात अनवर साहब आपने कही, एक नागनाथ है एक सांपनाथ है। ये बीएसपी का कांसीराम की थ्योरी थी, लगातार 20 साल कांसीराम यही राजनीति में कहते रहे, नागनाथ सांपनाथ। आपने कहा है नागनाथ और सांपनाथ से कोई आने वाले 4-6 महीने में आपका रिश्ता तो नहीं होगा ना? एक नागनाथ अगर कोई बीजेपी है, सांपनाथ अगर कांग्रेस है, ये एक से तो आपने रिश्ता तोड़ा, दूसरे से तो नहीं होगा। ये अजीत अंजुम जी, आप एक बात जान लीजिए कि हम आप ही की तरह एक पत्रकार भी हैं और हम जनता की बात कह रहे हैं कि जनता इस टर्म में बात करती है। अच्छा, आप अपनी बात नहीं करें, जेडीयू को नागनाथ या सांपनाथ से कोई एतराज नहीं है। हम पार्टी के अलावा एक पत्रकार भी हैं। जी जी, चलिए अनवर साहब हम आपके पास आएंगे। पत्रकार के नजरिए से भी जी जी। विनोद शर्मा जी, बहुत देर से मैं आनंद जी से बात कर रहा था, पहली प्रतिक्रिया आपकी। जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं, सर्वे टुडे, चाणक्य और न्यूज़ 24 के, उस सर्वे के मुताबिक अभी तक हमारे पास 3 राज्यों के जो संकेत हैं, उसमें 3 राज्यों में, 2 राज्यों में पहले से बीजेपी है, तीसरा राजस्थान है, वहाँ बीजेपी की वापसी हो रही है। 2 राज्यों में तीसरी बार, और राजस्थान में सत्ता को छीन रही है बीजेपी कांग्रेस से। देखिए, मैं एग्जिट पोल्स के आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, नहीं आप कर सकते, लेकिन जो आप खारिज कर सकते हैं। लेकिन जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है उसमें मैं आपसे राजस्थान के बारे में एग्री करता हूँ, हालांकि मार्जिन ऑफ विक्ट्री से एग्री नहीं करता हूँ। मैं आपसे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी डिसएग्री करता हूँ। छत्तीसगढ़ में प्रकाश भाई यहाँ बैठे हैं और ये सच बात कहने में माहिर हैं। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रांत है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उतनी कॉन्फिडेंट नहीं है जितनी राजस्थान में है। और रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो जीत का मार्जिन है, अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो जो 140 ऑड सीट्स इनकी 230 में थी पहले, वो घटकर लगभग 120 के करीब आने की संभावना है अगर ये जीतते हैं। लेकिन हम आपको बीच में सिर्फ बता दें, जो एग्जिट पोल का जो नतीजा है उसके मुताबिक 2008 में अगर 143 सीट थी मध्य प्रदेश में बीजेपी की, अभी 161 प्लस माइनस 10। देखिए, ये आपका आंकड़ा, हाँ हमारा आंकड़ा है, आप इसको खारिज कर सकते हैं, मैंने पहले कह दिया आपको। मैं आपको कुछ और बात बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में करीबन 25 से 30 ऐसी सीट्स है जहाँ पर मुकाबला बड़ा कांटे का है, और जो वहाँ पर जीतेगा वही सरकार बनाएगा। मध्य प्रदेश में जो मार्जिन ऑफ वोट है वो लगभग 2% है, डिफरेंस लगभग 2% है वहाँ पर, जो और सर्वेज है उनके हिसाब से। तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान में तो लगभग बीजेपी की विक्ट्री निश्चित है। मध्य प्रदेश में अगर होती है तो कितने मार्जिन से होती है, और छत्तीसगढ़ में होती है नहीं होती है, इसमें भी अभी सवाल है। आपकी राय आनंद जी से एकदम अलग है। आनंद जी कह रहे हैं राजस्थान में हंग असेंबली है, मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत रही है और छत्तीसगढ़ में कांटे का मुकाबला है। आपकी दोनों की एकदम अलग अलग राय है। कांग्रेस वहां जीत सकती है छत्तीसगढ़ में, ये हम कह रहे हैं। मैं प्रकाश जी से अब दिल्ली पे आ रहा हूं। प्रकाश जी, ऐसा लगता है 3 राज्यों में तो जो एग्जिट पोल बता रहा है वो बीजेपी की जीत बता रहा है, लेकिन प्रकाश जी दिल्ली में मामला बहुत जबरदस्त तरीके से फंसा हुआ है। हमारा एग्जिट पोल का नतीजा भी आया नहीं है, थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन जो बाकी चैनलों के एग्जिट पोल हैं, बाकी एजेंसीज के, वो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि या तो हंग असेंबली हो रही है या फिर बीजेपी बहुमत से पीछे है। उसे आप कैसे देख रहे हैं प्रकाश जी? लेकिन 2 सर्वे ये भी बता रहे हैं कि हम 40 सीटें जीतेंगे, और जो कम दिखा रहे हैं वो भी 32, 33, 34 की बात कर रहे हैं। तो 1-2 का ही मुद्दा आप बता रहे हैं। एक मुद्दा निश्चित है कि कांग्रेस 15 साल से सत्ता में रही, एक नया प्लेयर आया और बीएसपी को भी जितना इसमें नहीं दिखाया लेकिन वोट मिलने वाला है, तो एक बहुआयामी चुनाव दिल्ली का हो गया है, क्योंकि दिल्ली भी एक बहुआयामी शहर बन गया है। प्रकाश जी, चलिए, तो आपने इसमें हमारी शानदार वापसी। प्रकाश जी, मैं बीच में रोक रहा हूं, चूंकि हम डेटा पे बात कर रहे हैं। आपने सही कहा
3 चैनल के हमारे पास सर्वे है, अभी हमारा सर्वे नहीं आया और यह सर्वे 1 बजे तक का एग्जिट पोल का नतीजा है। एबीपी एसी नेल्सन के मुताबिक बीजेपी को 32, इंडिया टीवी के मुताबिक 29 और इंडिया टुडे ओआरजी के मुताबिक 41। लेकिन तीनों सिचुएशन में एक इंडिया टुडे को अगर छोड़ें तो आप एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 16-18 सीटें आपको अलग अलग सर्वे, अलग अलग एग्जिट पोल दे रहा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपसे आप बात करने की कोशिश करें, अगर 8-10 सीटों पर मामला फंसता है, अगर हंग असेंबली होती है तो? नहीं, एग्जिट पोल पे थोड़ी ना बातचीत होती है। नहीं, एग्जिट पोल पर मैं नतीजे की बात कर रहा हूं। कुछ भी होता है वो एग्जैक्ट हाँ नतीजों पर होता है। पर कोई संभावना है? नतीजों हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा, ये हमें विश्वास है। पर फिर प्रकाश जी, कोई संभावना है अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है, मामला कहीं फंसता है, 2, 4, 5, 6 सीटें इधर उधर? नहीं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का कोई जगह नहीं है। हमें बहुमत मिलेगा। नहीं, देखिए गोपाल राय जी बैठे हैं हमारे साथ। प्रकाश जी, गोपाल राय जी बैठे हैं हमारे साथ, आपके वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के। वो ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का स्टैंड ये है, ना हम कांग्रेस बीजेपी से समर्थन लेंगे ना उनको देंगे, लेकिन 8 तारीख के बाद कोई तस्वीर उभर कर सामने आएगी तब देखा जाएगा। इस तरह के संकेत वो दे रहे हैं। इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं, 8 तारीख के बाद अगर कहीं 2, 4, 5, 6 सीटों की जरूरत आपको पड़ती है तो क्या विचार करेंगे किसी तरह का? 8 को जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद आपके चैनल पर फिर मैं आऊंगा, बुलाओगे ना? जरूर बुलाएंगे। हम आज ही न्योता दे देते, आज ही बुक कर देते, आप जरूर आइएगा, हम बुलाएंगे। चलिए, लेकिन एक बार गोपाल राय आपके नेता है। आप जब बोलते हैं थोड़ा कंफ्यूजन होता है, आपके मतलब आप पार्टी की बात कर रहा हूं, आप दर्शक भी हो सकते हैं, आपके भी नेता हो सकते हैं, बहरहाल वो आप पार्टी के नेता है। गोपाल राय जी, आपने सुना जो बीजेपी के नेता हमारे साथ थे, आपने कुछ देर पहले भी हमने आपसे बात की थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कहना, इसलिए कि आप एक फैक्टर बन रहा है। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल सबके मुताबिक 6 से 18 सीटें आपको मिल रही है, हालांकि आप 47 और 40 सीटों की बात करें। फिर से आपसे जानना चाहूंगा कि किसी भी सिचुएशन में कहीं कोई गुंजाइश है बीजेपी या कांग्रेस, दोनों में से कोई पार्टी अगर फंसती है, बीजेपी ज्यादा दिख रही है, बहुमत सबसे सिंगल लार्जेस्ट बीजेपी दिख रही है, तो कहीं भी बीजेपी से कोई रिश्ता हो सकता है समर्थन लेन देन का? देखिए, पहली बात यह है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। केवल आम आदमी पार्टी एक मकसद, एक मुद्दे के लिए चुनाव लड़ रही है, नई राजनीति को इस्टेब्लिश करने के लिए चुनाव लड़ रही है और उससे हम समझौता नहीं करेंगे, पहली बात। नंबर 2, जो हमारा स्टैंड है, मैंने आपको पहले भी बताया था। नंबर 3, कि कल क्या सिचुएशन पैदा होती है, उसमें जो मतदाता, जो दिल्ली के लोग हमारे साथ खड़े हैं, उनकी राय हमारे लिए सर्वोपरि होगी। बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आपने कही, यहीं से बहस शुरू होती है। आपने कहा कल को क्या सिचुएशन होती है, इसका मतलब आप वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे बाकी सब नेता करते, कल को क्या सिचुएशन होती है। इसका मतलब अगर 3 महीने से आप ये कह रहे हैं कि हम न किसी को समर्थन देंगे न किसी को समर्थन लेंगे, ये 100 बार रिकॉर्डेड आपने बयान दिया है अरविंद केजरीवाल ने, और अगर आप कहते हैं कल को क्या सिचुएशन होगा, इसका मतलब आपने अपने लिए विकल्प खुले रखे, ये मैं मान लूं गोपाल राय? देखिए, पहली बात यह है कि आज से नहीं, पहले दिन से जब जंतर मंतर पर हम लोग थे, रामलीला मैदान में थे, फिर तीसरी बार जंतर मंतर पर थे, आज जो हमारे सारे जो हमने अपने निर्णय आपको बता दिए हैं। रही बात कि आप कह रहे हो, हम तो ये कह रहे हैं कि आपके सारी संभावनाएं गलत हैं, सरकार आम आदमी पार्टी की बनने जा रही है। नई परिस्थितियां अगर कोई बनती हैं तो उसमें पार्टी बैठेगी, विचार करेगी, बैठेगी, विचार करेगी। विनोद शर्मा, गोपाल राय जी, मैं आपसे जो फैसले हैं, गोपाल राय जी एक सवाल पूछना चाहता हूं। विनोद शर्मा कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। देखिए गोपाल राय जी, मैं विनोद शर्मा हूं, ये मुझे बताइए, आपके शीर्ष नेतृत्व ने तो ये कहा है शुरू से कि भाई हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, और आपका ये दावा भी रहा है कि आपको बहुमत मिलेगा, और इसमें इस दावे में दाव लगा दिया योगेंद्र यादव ने, जो कि बहुत जाने माने सेफोलॉजिस्ट हैं, तो उनकी साख एज ए सेफोलॉजिस्ट और एज ए पॉलिटिशियन दोनों लगी हुई है इस पे। वो तो हम देखेंगे क्या निकलता है। लेकिन अगर आपके पास 12 सीटें हैं, 16 सीटें हैं, और आपके बिना सरकार नहीं बन सकती, तो कन्वेंशनल विजडम ये होता है कि अगर हंग असेंबली है तो लोगों का ये निर्णय है कि आप मिलके काम करें सब। लेकिन आप उसको नहीं अगर मानते, मान लिया नहीं मानते, क्या 12 सीटों के दम पे आप दूसरा इलेक्शन फोर्स करेंगे? क्या ये डेमोक्रेटिक डिसीजन होगा? क्या बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब कैटेगरिकली दीजिए गोपाल राय। 12, 14, 16 सीट के दम पर क्या आप दोबारा इलेक्शन थोप देंगे दिल्ली पे? ये क्या आपका कोई लोकतांत्रिक फैसला होगा?
नहीं, पहली बात मैंने ये कहा है कि फैसला जनता ने किया है। हमने साफ साफ जनता से अपील की थी कि पूरी दम से सरकार बदलो। नई व्यवस्था लाने के लिए सरकार चाहिए। लोकतंत्र में अगर हमें लोकपाल का कानून दिल्ली में लाना है तो सरकार चाहिए। फैसला जनता का है और जहां तक 8 तारीख तक इंतजार कर लीजिए, इतने बहस की अभी गुंजाइश नहीं है। एक मिनट एक मिनट आप पूछें। गोपाल राय जी, फिर से उसी सवाल पर आता हूं, क्योंकि सबसे अधिक सवाल यही अहम है। बाकी जगह कुछ क्लियर दिख रहा है, दिल्ली में कंफ्यूजन है, और दिल्ली में कंफ्यूजन लगातार 2-3 महीने से ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल सब में। वो कंफ्यूजन फिर है एग्जिट पोल में। कोई एग्जिट पोल आपको 16 से 18 सीटें दे रहा है, कोई एग्जिट पोल 21 से 18 सीटें दे रहा है कांग्रेस को। जाहिर है दोनों का सिचुएशन ऐसा है कि दोनों पार्टी अगर मिलती है तो एक सरकार बनाने का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर बीजेपी को क्लियर कट मेजॉरिटी ना मिलती है तो फिर से वही सवाल दोहराऊंगा जो विनोद शर्मा ने पूछा, हमने पहले भी पूछा था। किसी भी सिचुएशन में कोई ऐसा गठबंधन बन सकता है कि आप सरकार में रहें, कांग्रेस बाहर से सपोर्ट करे। पहले भी ऐसा होता रहा है। देखिए, अभी कोई संभावना इस तरह की नहीं है और संभावनाओं को इतना तलाशने की जरूरत नहीं है। 8 तारीख को बहुमत मिलेगी। किसी के भी बहुमत की सरकार, जो जनता पूरे दिल्ली का और देश का ट्रेंड है, आम आदमी का जो मूड है, वो अभी 1 बजे का सर्वे आ रहा है सारे जगह। आम आदमी की सरकार बनने जा रही है। चलिए गोपाल जी, और आम आदमी के साथ दिल्ली खड़ी है। ठीक है गोपाल राय जी, ठीक है, आप अभी भी साफ साफ जवाब नहीं दे रहे हैं, इसीलिए प्रकाश जी मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी पहले जो क्लियर स्टैंड लेती थी अब गोल गोल बातें कर रही है? आपको भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा ये सुनकर प्रकाश जी? मुझे बिल्कुल अजीब नहीं लगा। वो खेल में जब आते हैं और उस चुनाव के राजनीति में जब आते हैं तब वो नतीजों का कितना महत्व होता है वो समझेंगे 8 तारीख को। और इसलिए आज उस पर चर्चा करना बेईमानी होगी, क्योंकि आपके पास रिजल्ट है नहीं। काहे की चर्चा कर रहे हो, तो वो छोड़ो। नहीं प्रकाश जी, एक सेकंड, आप पार्टी को क्रेडिट जो दे रहा हूं। प्रकाश जी एक सेकंड, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगता है कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि जाहिर है जो आम आदमी पार्टी, हो सकता है कि आपको इनसे समर्थन की जरूरत पड़ जाए या 8 तारीख के बाद कुछ बातचीत की लगता है संभावना आप छोड़ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत साफ बोलती है, ना कांग्रेस के साथ जाएंगे ना बीजेपी के साथ जाएंगे। आज खुली खुली बातें कर रहे हैं, 8 तारीख के बाद देखा जाएगा। प्रकाश जी, ये 2 तरह की जो स्टैंड है, इस पर आप कोई स्टैंड नहीं ले रहे? नहीं, इसमें स्टैंड क्या लेना है? देखो, वो राजनीति सीख रहे हैं, वो अभी अनुभव कह रहे हैं, पहले उनके अनुभव है, तो वो समझ जाएंगे कि राजनीति सभी दलों को इतना गाली गलौज करना जितना आसान है उतना राजनीति करना आसान नहीं है। चलिए, एक गोपाल जी कुछ कहेंगे? वापस हम एक बार गोपाल जी आपके पास आएंगे, लेकिन वापस एक बार लौटते हैं स्टूडियो। आनंद प्रधान, वही सवाल जो बुनियादी सवाल वही है, सबकी नजर उसी पर होगी, दिल्ली पर। फिर से दर्शकों को बता दें, दिल्ली में जो तस्वीर आ रही है हंग असेंबली की तस्वीर है। हालांकि न्यूज 24 का एग्जिट पोल अभी कुछ देर में हम आपको दिखा पाएंगे, लेकिन अलग अलग चैनल्स के जो एग्जिट पोल हैं उसके मुताबिक सिर्फ इंडिया टुडे या ORG को छोड़ दे, जिसमें बीजेपी को 41 सीटें हैं, कांग्रेस को 20 और आपको 6, बाकी सारे सर्वे में हंग असेंबली की तस्वीर है। जो एक विनोद शर्मा ने भी सवाल पूछा, हम भी 2 घंटे से बात करें, बहुत अहम होगा। क्या आपको अगर 10, 12, 18, 14 जो भी सीटें मिलती है और उन सीटों की बुनियाद पर अगर दिल्ली में हंग असेंबली होती है, तो क्या आप किसी को समर्थन दिए या लिए बगैर दूसरी चुनाव की तरफ दिल्ली को झोंका जाएगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या आपको किसी तरह के पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन की गुंजाइश दिखती है? हालांकि हम बहुत हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, जैसा कि देखिए हम लोग और हाइपोथेटिकल इस स्थिति में ही बात करें, पर राजनीति आमतौर पर कई बार पहले से तैयारी रहती है उस तरह की। देखिए, अगर दिल्ली में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी हो जाती है और आप दूसरे नंबर की पार्टी होती है, 2 या 3 सीटों का भी दोनों के बीच फर्क होता है, और हंग असेंबली बनती है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि जो विनोद जी कह रहे थे कि ये एक तरह का दबाव होगा कि कहीं आप दिल्ली को दोबारा चुनाव की तरफ क्यों धकेलेंगे, और नई परिस्थितियों में आपकी तरफ से और बहुत सारे लोगों की तरफ से ये होगा कि एक यहां गैर सांप्रदायिक सरकार बने और कांग्रेस बाहर से सपोर्ट देकर के आपको सरकार चलाए, और 2014 के चुनावों तक राजनीतिक रूप से भी कांग्रेस के लिए मैं समझता हूं एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आपको भी इसका जवाब देना पड़ेगा, तो आप अपने
एजेंडे के हिसाब से वो कह सकती है कि हम अपने एजेंडे के हिसाब से सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस बाहर से सपोर्ट दे रही है। और 90 के दशक के बाद कांग्रेस ने कई बार बाहर से सपोर्ट देकर के सरकारें चलाई हैं। तो इस ऑप्शन को आप इनकार नहीं कर सकते। उन सरकारों का क्या हश्र फिर कांग्रेस ने किया है, हमने देखा है 91 राजनीति में और सीताराम केसरी ने क्या किया गुजराल और देवेगौड़ा का। और वैसे भी आम आदमी पार्टी कहती है हम राजनीतिक दल वैसे वाले नहीं है जैसे बाकी सारी पार्टियां हैं, हम अलग हैं। आपके साथ सबसे खास बात है कि आपने राजनीति में बहुत सारे जोखिम लिए हैं। अरविंद केजरीवाल का शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ जाना अपने आप में एक बड़ा जोखिम था। तो जोखिम वो ले सकते हैं। राजनीति अंततः जोखिम का नाम है। बिल्कुल। विनोद शर्मा, क्या किसी तरह के पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन की कोई गुंजाइश दिखती है? हालांकि गोपाल राय जिस ढंग से बार बार बोल रहे हैं कि हम 8 तारीख को देखेंगे, बैठकर फैसला करेंगे, क्या पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि आमतौर पर कहती है कि वक्त देखकर, मौके की नजाकत देखकर अपने पहले के स्टैंड से स्टैंड बदलता है राजनीतिक दलों का, आप में भी कोई बदलाव दिखेगा? एटीट्यूडनली अगर मैं अरविंद को सही से जानता हूं तो बहुत धुनी और जिद्दी आदमी है और ये हो सकता है कि वो ये जिद पकड़ ले कि हम तो किसी के साथ नहीं जाएंगे। उसके पीछे उसकी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। देखिए, भले ही वो जीते हारे कितनी सीट पाए, इस इलेक्शन का विक्टर अरविंद केजरीवाल है। जीत उसकी होगी, भले ही उसकी 12 सीट हो, 14 सीट हो। और वो शायद ये सोचे कि चूंकि मैं इस स्थिति में हूं और एक और इलेक्शन होगा तो उस नए मंथन में मेरे को बड़ा बहुमत मिलेगा, सिंपैथी वोट भी मिलेगा। देखिए जैसे नीतीश कुमार के साथ, देखिए उल्टा भी हो सकता है। नहीं, देखिए उससे पहले एक बार हुआ था, रामविलास पासवान को 30 सीटें मिली थी, चाबी लेकर बैठ गए और उसके बाद दोबारा हुआ तो साफ हो गया। बिल्कुल। तो एक सिचुएशन हो सकती है जनता नाराज हो जाए कि आपने नीतीश चुनाव में झोंका। देखिए, पासवान जो था उसकी तो सरकार मुन्ना शुक्ला टाइप लोग थे। आपको लगता है कि इसमें फायदा होगा केजरीवाल को? वो सोच सकता है कि मुझे फायदा हो, लेकिन अगर वो ऐसा सोचेंगे तो एक बात इनको याद रखनी चाहिए कि पॉलिटिक्स, प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स में जो छोटी पार्टियां हैं उनको तोड़ दिया जाता है। अगर 12 लेजिस्लेटिव मेंबर वाली पार्टी अगर है तो उसमें से 8 आदमी तोड़ना कोई मुश्किल नहीं होता, कोई मुश्किल नहीं होता। ये हो सकता है, तो इनको ये भी फैक्टर इन करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटजी बनाने से पहले स्ट्रेटजी देखना पड़ेगा कि आपका क्या रवैया होता है। हालांकि हम सब अभी बात हाइपोथेटिकल कर रहे हैं, जैसा कि प्रकाश जावड़ेकर ने बोला 4 दिन बाद नतीजे आएंगे। अभी जो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि हर जगह से कांग्रेस की हालत खराब दिख रही है। दिल्ली में तो हंग असेंबली के आसार दिख रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जिस तरह इस बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली में ऐतिहासिक वोटिंग हो रही है, उसी तरह एग्जिट पोल के नतीजे भी कह रहे हैं कि नतीजे भी ऐतिहासिक होने जा रहे हैं। जल्दी से आपको दिखा देते हैं एग्जिट पोल के नतीजे। टुडे चाणक्य ने जो किया है न्यूज 24 के लिए, वो क्या कहते हैं। दिल्ली में देखिए, हमारे आंकड़े अभी तक नहीं आए, लेकिन जो बाकी चैनलों ने, बाकी एजेंसीज ने एग्जिट पोल किया है दिल्ली में, उसके मुताबिक देखिए किस तरह से कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। मध्य प्रदेश में हमारा एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी को 161 सीटें मिलने जा रही हैं, पिछली बार 143 थी, यानी कि फायदा बीजेपी को हो रहा है, कांग्रेस को निराशा हाथ लग रही है। छत्तीसगढ़ में देखिए, पिछले चुनाव में जो कुछ हुआ था बिल्कुल उसी तरह से हालात हैं। बीजेपी को 51 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 39, ±7 है, इसमें गलती की गुंजाइश है। 8 तारीख को पता चलेगा। राजस्थान में देखिए, सबसे चौंकाने वाला नतीजा राजस्थान का है। बीजेपी की सीटें लगभग दोगुनी हो रही हैं, 147 सीटें ये एग्जिट पोल दे रहा है, कांग्रेस सिर्फ 39, यानी 3 राज्य बीजेपी के पास आ रहे हैं, कांग्रेस के हाथ से निकल रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी, आप कह रहे थे मोदी साहब का नेतृत्व इस विधानसभा चुनाव में आइसिंग ऑन द केक की तरह था, लेकिन जेडीयू के अली अनवर बैठे हैं, कह रहे हैं कोई विजय रथ नहीं है, मोदी का कोई फैक्टर नहीं है। जिस राज्य में बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई है सिर्फ वहीं पर जीत रहे हैं, जहां त्रिकोणीय फाइट हो रही है वहां हार रहे हैं। सूरज उगने के बाद भी अगर कोई कहेगा कि सूरज नहीं निकला है तो फिर क्या कहेंगे। बात साफ है, आज देश का मूड इसलिए बना कि पिछले 10 साल नेतृत्व का पूर्ण अभाव कांग्रेस ने दिखाया। वहाँ मोदी जी का नेतृत्व हो, शिवराज जी का हो, रमन सिंह का हो और वसुंधरा का हो, एक डिसाइसिव लीडरशिप दिखता है, तो वो एक फैक्टर होता है हमेशा। दूसरा, ये पार्टी की जीत है। मोदी जी को भी आप पूछेंगे तो मोदी जी भी कहेंगे कि ये पार्टी की शानदार जीत है। जो स्टेट के हमारे नेता है, जो कैंडिडेट है, जो कार्यकर्ता है और जो मतदाता है, उनका सबका मिलके ये विजय है। ठीक है प्रकाश जी, लेकिन एक बात साफ है कि देश में लोकसभा की गुंज हुई है और लोकसभा का एक
पूर्व चुनाव ये है। ठीक है प्रकाश जी आप कह रहे हैं पार्टी की जीत है, इसे पार्टी की जीत के तौर पर देखना चाहिए, पार्टी की जीत के तौर पर देखना चाहिए। अली अनवर साहब, मोदी फैक्टर मत मानिए, बीजेपी की जीत की तारीफ तो कर दीजिए कम से कम। लेकिन मोदी है फैक्टर। यानी आप कह रहे हैं जेडीयू चलिए ना माने, अली अनवर साहब। हाँ जी, देखिए मैं फिर इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जो भी आप दिखा रहे हैं चलो उसमें कोई अनहोनी बात नहीं है, वहां कोई दूसरा फोर्स सही नहीं है चारों राज्य में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दिल्ली में कई तरह के नए फोर्स, हम लोग भी हैं, आप भी है, बसपा भी है, अभी आना रिजल्ट बाकी है, आप देखिएगा। हमको लगता है कि जनता ने मोटा मोटी इन बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को अगर विकल्प मिल जाए तो दोनों को नकारने के लिए, और जहां जहां जनता को विकल्प मिला है बीजेपी और कांग्रेस आई के खिलाफ, अली अनवर साहब ये बातें करने के लिए बहुत अच्छा है कि जनता को विकल्प मिल जाए नकारने के लिए। दिल्ली में अगर जनता को विकल्प मिला है केजरीवाल का, तो केजरीवाल के अच्छे संकेत हैं, उस पर हम बात करेंगे। केजरीवाल, टीम केजरीवाल से हमारे साथ हैं नेता, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन आपसे मैं फिर कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं विकल्प नहीं था, कांग्रेस विकल्प थी, कांग्रेस को लोगों ने रिजेक्ट किया। अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे अगर इसी तरह से असली नतीजे 8 तारीख को आते हैं, तो जो दो बड़ी पार्टी आमने सामने थी, एक विकल्प तो था जिसको रिजेक्ट किया। तो इसका मतलब बीजेपी का झंडा कहीं न कहीं बुलंद तो है, ये तो आपको मानना चाहिए। देखिए अजीत जी, आपको अगर एक लाठी हमको आपको लग जाए और उसका दर्द हम महसूस करें, तब तक बीच में कोई 2 लाठी मार दे कहीं दूसरी जगह, तो वो दूसरा जो दर्द है, नया दर्द, वो ताजा हो जाता है, पीछे वाला भुला जाता है। अच्छा, तो हमारे कहने का मतलब कि बीजेपी और कांग्रेस आई दोनों से लोग उबे हुए हैं, लेकिन जहां विकल्प मिलता है दोनों को नकार देते हैं। सर विकल्प नहीं है ना, जाहिर है जहां विकल्प नहीं है, कौन देगा? आप फाइनल रिजल्ट पर आइए तो बीजेपी, तो यही 4 राज्य से देश नहीं न बनता है अजीत जी, इन्हीं 4 राज्यों से देश नहीं बनता है। पहले जनता दल के सभी नेता कह रहे थे कि 4 राज्यों में बीजेपी की हालत पतली होने वाली है और जनता मजा चखाएगी। अब अगर बीजेपी के नतीजे अच्छे आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं देश नहीं बनता। जाहिर है राज्य राज्य से देश बनता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि बीजेपी का रथ, जैसा कि अभी मोदी को श्रेय दे रहे थे, बीजेपी के लिए अच्छी खबर है या नहीं, बीजेपी को जनता ने एक्सेप्ट किया या नहीं? एक लाइन में आपका जवाब चाहिए मुझे, अनवर साहब। आ जाने दीजिए रिजल्ट, आप जितना दिखा रहे हैं उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। पूरा रिजल्ट आ जाने दीजिए अजीत अंजुम जी, अभी बहुत हचपच है। नहीं, एक और अजीब सी बात है, छोटी सी बात है, बस जवाब अली अनवर साहब चाहें तो दे दें। बड़ी अजीब सी बात है, कुछ ही महीनों में इतने साल की दोस्ती आपकी टूटी, एक मोदी फैक्टर पे आप पूरी बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सिर्फ एक मोदी फैक्टर पे, उनकी जीत की तारीफ तक करने को तैयार नहीं है। सिर्फ राजनीति है अली अनवर साहब, ऐसा लगेगा सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं। देखिए हम लोग राजनीति, हम लोग सब लोग राजनीति ही न करते हैं, और क्या करते हैं? और राजनीति अगर भले के लिए हो तब ना, अगर राजनीति देश को। अनवर साहब आपके पास वापस आएंगे। विनोद शर्मा, इसको कैसे देखा जाए? अरविंद केजरीवाल को क्या पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत अंडर एस्टिमेट किया कि अरविंद केजरीवाल के लिए हालत ये थी कि बीजेपी के बड़े नेता और शीला दीक्षित नाम सुनकर भी चिढ़ रही थी। कई इंटरव्यू मैंने देखे, जैसे उनसे 2 सवाल पूछे गए केजरीवाल को, केजरीवाल मैटर नहीं करता, उनके बारे में सवाल ना पूछो, केजरीवाल की क्या हैसियत। केजरीवाल को एक तरह से इस तरह से कि बात करने के लिए भी टॉप लीडरशिप बीजेपी कांग्रेस एक्नॉलेज करना जिसको कहते हैं, उसके लिए भी अगर तैयार नहीं थे, और केजरीवाल को 10, 12, 16, 18 जो भी सर्वे दे रहे हैं, तो इसका मतलब किसी ने समझा नहीं कि 1 साल में एक शख्स अपने दम पर पार्टी को यहां से यहां तक ले आएगा। बहुत बरस पहले जब आरएसएस ने जम्मू को अपनी पहली प्रयोगशाला बनाया, तो जम्मू जो था वो कश्मीर के नजदीक था, इसलिए सबसे पहली प्रयोगशाला बना। दिल्ली अरविंद केजरीवाल की प्रयोगशाला इसलिए बना कि इसकी जो प्रॉक्सिमिटी, जो सेंट्रल पावर सेंटर है जो सेंटर में, उससे बहुत ज़्यादा थी। और मैं समझता हूँ कि वो एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट उन्होंने शुरू किया है।
और मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि रिगार्डलेस ऑफ हु फॉर्म्स द गवर्नमेंट, द रियल विक्टर इन दीज इलेक्शंस इज द आम आदमी पार्टी जनरली एंड केजरीवाल स्पेसिफिकली। विनोद जी, आप उसी से जुड़ा बहुत अहम बात बोल रहे हैं आप, चूंकि कहा आपने रियल विक्टर हुआ। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि आप राजनीति को आपने 25-30 साल से देखा है, ऐसी कोई मिसाल है कि एक साल के अंदर 10 महीने के अंदर कोई पार्टी बनी हो दिल्ली जैसी जगह पर जीरो से, स्क्रैच से, और 10, 12, 18, 16 सीटें? हाँ, तेलुगु देशम, एनटीआर, एजीपी तो एक लंबी एजुकेशन के बाद, लेकिन एजीपी एक छात्र आंदोलन से निकला हुआ आंसू से, लेकिन कुकन और महंता का लंबी लड़ाई है, छात्र आंदोलन, वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। ये इसमें फर्क क्या है कि जब एनटीआर राजनीति में प्रवेश किए तो ऑलरेडी सेलिब्रिटी थे, बस ये बहुत अहम है, ये बहुत अहम है। यहाँ केजरीवाल जो था जब राजनीति में आया उससे पहले उसने भी थोड़ा सा सेलिब्रिटी हुड हासिल किया था, वाइड मूवमेंट, लेकिन ये उतना बड़ा सेलिब्रिटी नहीं था जितना एनटीआर उस जमाने में आंध्र प्रदेश में हुआ करते था। लेकिन विनोद जी, और ये भी आंध्र प्रदेश में एंटी अरक मूवमेंट चला था उससे पहले, उस मूवमेंट का के भी मतलब उसको मुद्दा बनाते हुए एनटीआर आए थे और उन्होंने तेलुगु प्राइड। नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट विनोद जी ने ये भी कही कि एनटीआर एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थे उस स्टेट के, और वो दौर था जब सेलिब्रिटी चुनाव में और इसमें इलेक्शन में आ रहे थे उस दौर में। और दक्षिण में फिल्म अभिनेताओं को पूजने की परंपरा रही है। केजरीवाल के एक बात और बता दूं तुम्हें कि सेलिब्रिटी के साथ साथ उसने तेलुगु प्राइड जोड़ दिया, क्योंकि जब अंजैया के साथ बदसलूकी हुई राजीव गांधी के द्वारा तो उसने उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया। मैं केजरीवाल को साथ जोड़ दिया। मैं केजरीवाल पे वापस आऊंगा। एक साल पहले केजरीवाल को लोग राइट ऑफ कर रहे थे, हम जैसे लोगों को भी लगता था केजरीवाल चुनाव में ठीक है, अन्ना के नेतृत्व में उन्होंने आंदोलन किया, 25-50 हजार लोग, 4 लाख लोग जुट गए, रोज रामलीला मैदान, जंतर मंतर पे भीड़ जुटी। लेकिन केजरीवाल पार्टी बना लेंगे, एक आदमी, एक शख्स अपने दम पर, उसके बाद चंदा लेकर और दुनिया भर से वेबसाइट से, सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन करके, और आज इस हैसियत में आएंगे कि 2 बड़ी पार्टियां केजरीवाल से डरी होगी और 2 बड़ी पार्टियों के बीच में एक फोर्स इतना बड़ा होगा कि जिसके बिना सरकार न बनने की नौबत आए। किसी ने कल्पना की थी, इंक्लूडिंग देखिए, मैंने नहीं की थी, और मैं केजरीवाल का बहुत बड़ा क्रिटिक रहा हूं, ये मुझे मानना चाहिए। मैं आज भी उसकी कई कार्यकलापों का क्रिटिक हूं, लेकिन मैं इस बात को नहीं नकार सकता कि उसने दिल्ली की राजनीति पे अपनी मोहर लगा दी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, और जोरदार एंट्री की है, जबरदस्त एंट्री की है। और अगर हंग असेंबली रहती है और दोबारा इलेक्शन होते हैं तो इस बात को आप नकार नहीं सकते कि दोबारा जो नए इलेक्शन होंगे उसमें हो सकता है ये बाकी 2 दलों से आगे निकल जाए। ये एक बहुत अहम है, हालांकि इस पर कंट्राडिक्शन इनकी राय शायद कुछ और है। मैं एक बार पहले दिलीप पांडे के पास चलूंगा, उसके बाद आनंद जी आऊंगा, क्योंकि विश्लेषण यहीं से होता है कि अगर हंग असेंबली होती है, चुनाव फिर होने की नौबत होती है, अगर आप पार्टी किसी को समर्थन दे भी ना, किसी से समर्थन ले भी नहीं, तो क्या होगा। लेकिन दिलीप पांडे, आप पार्टी के नेता हैं, दिलीप पांडे, जो तस्वीर आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली में हंग असेंबली हो सकती है। कई सर्वे का कहना है आपकी सीटें 12 से लेकर 18 तक। फिर वो सवाल जो हमने पहले भी पूछा था आप पार्टी के नेता से, गोपाल राय से, किसी भी सूरत में हंग असेंबली होने की नौबत में क्या आप अगले 4-6 महीने में दिल्ली को फिर से चुनाव में झोंकेंगे, चुनाव की तरफ बढ़ेंगे, या किसी गठजोड़ का रास्ता साफ करेंगे? दिलीप पांडे। सबसे पहले अजीत अंजुम जी, मैं उस जनता का आभार व्यक्त करूंगा जिसने आम आदमी पार्टी में विश्वास की एक किरण देखी और इस बदलाव की, इस यज्ञ में जो है अपने खून पसीने की आहुति दी। अब बात अगर हम करें इन आंकड़ों की जो विभिन्न टीवी चैनल्स अभी दिखा रहे हैं, तो हम इन आंकड़ों को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते। हमें जितनी मेहनत करनी थी वो कर दी, हमें अपनी मेहनत के ऊपर पूरा तोष है, पूरी संतुष्टि है। लेकिन और इसमें यह कहने के साथ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो जनादेश हमें मिल चुका होगा अब तक या मिल रहा होगा, वो क्रोध है। भारतीय जनता पार्टी के 7 साल जो बीते एमसीडी में और कांग्रेस पार्टी के जो 15 साल बीते स्टेट गवर्नेंस के अंदर, उन सबके खिलाफ जो आवाज है, वो आवाज आम आदमी पार्टी के पास आके शांत होती है, संतुष्ट होती है। तो किसी भी तरह से इसका मतलब ये लगा लें, इसका मतलब दिलीप पांडे ये लगा लें, एमसीडी में बीजेपी के खिलाफ लोगों को गुस्सा, दिल्ली सरकार में कांग्रेस के खिलाफ लोगों का गुस्सा, अगर वो वोट आपको मिल रहा है तो इसका मतलब आप दोनों पार्टियों से दूरी बनाए रखेंगे, किसी भी कीमत पर उनके साथ नहीं जाएंगे, ये मान लें? निश्चित रूप से नहीं, फिर से उसी को रिपीट कर दीजिए। ये सब ऑन रिकॉर्ड हम चाहते हैं कि आप कह रहे हैं किसी भी सूरत में, किसी भी पॉलिटिकल अलायंस के साथ, चाहे बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ, सरकार के भीतर या सरकार के बाहर, किसी तरह का गठबंधन आप पार्टी का नहीं होगा।
दिलीप पांडे। बिल्कुल, एकदम मैं ब्लैक एंड व्हाइट में स्पष्ट करना चाहूंगा कि किसी भी तरह का गठबंधन न तो हमें सहयोग लेना है न सहयोग देना है, और हमें विश्वास है कि अगर री इलेक्शंस होते हैं तो ये बहुत छोटी कीमत होगी जो दिल्ली की जनता चुकाएगी भ्रष्ट सरकार। चाहे चुनाव होना पड़े 6 महीने के बाद दोबारा हंग असेंबली की सिचुएशन में, उसके लिए भी आप तैयार हैं? ऑन रिकॉर्ड ये भी सुनना चाहूंगा। हमें विश्वास है कि अगर री इलेक्शंस होते हैं तो इस बार हमें स्वीपिंग मेजॉरिटी मिलेगी। पांडे जी मेरी बात सुन लें, राजनीति कोई सरल रेखा नहीं है, बहुत वक्र रेखा है, और ये चेस के गेम की तरह है। जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसको इनविटेशन मिलेगा सरकार बनाने का। जब सरकार बनाने का सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इनविटेशन मिलता है तो उसको समझिए उसको ये मौका भी मिल रहा है कि आपकी पार्टी जिसके गणित कम होगा, अगर कम हुआ तो 16 के करीब हुआ, तो वहाँ खरीदो फरोख्त शुरू हो जाएगी। और उसके चलते आप पे बड़ा दायित्व होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल इतना पुख्ता सिपा सलार है कि उसके फौजी जो है पोस्ट को डेजर्ट नहीं करेंगे। आप क्या आश्वासित हैं? क्योंकि देखिए फाइनली पॉलिटिक्स में जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा क्या होता है? रुपया। और क्या आपका हर इलेक्टेड एमएलए हरीश चंद्र की तरह तटस्थ रहेगा, खड़ा रहेगा? जवाब दिलीप पांडे, वक्त की कमी है। देखिए सर, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो सवाल आप उठा रहे हैं वो बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल है। हमारे तरफ गांव में एक कहावत कही जाती है कि हजाम से पूछा बाल कटाने वाले में कितने बाल, तो उसने कहा कट के सामने आएंगे गिन लेना। सिर्फ 2 दिन की बात है। तो मुझे लगता है कि ये चर्चा उतनी ज्यादा सार्थक इस समय नहीं है, जबकि अभी किस्मत जो है सारी पार्टियों की डब्बे में कैद हो चुकी है। पहली चीज, हमें लगता है कि इस बात इतना ज्यादा हाइपोथेटिकल होने की बजाय हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम 2 दिन इंतजार कर लें इन आंकड़ों पर चर्चा करने की वजह से। और मेरा विश्वास, हम जो भी प्रक्रिया अपनाई गई हमारे यहाँ कैंडिडेट के सिलेक्शन करने की, उसमें यह बात सुनिश्चित की गई है कि बंदा ईमानदार है। जो भी कैंडिडेट हमारी तरफ से चुनाव लड़ा ईमानदार है, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, पॉलिटिक्स का डिक्रिमिनलाइजेशन पूरा किया गया हमारी तरफ से। तो हमें यह विश्वास है कि जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं पूरी आस्था जुड़े रहेंगे। और अगर किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं आई और अगर हंग असेंबली हुई तो 6 महीने 4 महीने के भीतर आप दिल्ली को चुनाव की तरफ ले जाएंगे, लेकिन कोई गठबंधन नहीं करेंगे। आनंद जी, आप इस थ्योरी से जो जिस बात पर वो साफ साफ करें कायम है। और दूसरी एक विनोद शर्मा ने कही, उसका भी जवाब आपसे चाहूंगा। विनोद शर्मा की थ्योरी है कि अगर दोबारा चुनाव हुए, अगर हंग असेंबली होने की नौबत में आप एक थर्ड फोर्स है, किसी के साथ नहीं गया, दोबारा चुनाव हुए तो आप ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस के साथ अगले चुनाव में आ सकता है। 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो डूब जाए या उभर कर आ गया है। आपके हिसाब से ऑप्शन? मेरे हिसाब से राजनीति में हमेशा आपको जोखिम लेना चाहिए। जोखिम लेने वाले को ही रिवॉर्ड मिलता है, और मुझे लगता है कि अगर आप इस तरह की जोखिम लेने के लिए तैयार हैं तो उसको इस एजेंडे के साथ जाना पड़ेगा। उनके लिए ये एक कॉन्टिन्यूअस इलेक्शन की प्रोसेस होगी, क्योंकि देखिए 2014 अब तो अगर विधानसभा का चुनाव दिल्ली का होगा भी तो अब लोकसभा के साथ ही होगा। तो लोकसभा के साथ अगर चुनाव होता है तो उस समय एक क्योंकि इनकी पहले तो योजना के पक्ष में लहर हो पहले तो आपकी योजना ये थी कि दिल्ली के चुनाव के बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी योजना बनाएंगे, लेकिन अगर उनको विधानसभा का चुनाव फिर से लड़ना पड़ा लोकसभा के साथ तो उनकी राष्ट्रीय योजनाएं एक तरह से अधूरी रह जाएंगी। तो मुझे लगता है कि गैम्बल अगर उनको करना है तो उनको दोनों गैम्बल कर सकते हैं। बीजेपी के साथ गैम्बल क्यों नहीं हो सकता? बीजेपी के साथ उनको गैम्बल इसलिए नहीं कर सकते जिस तरह से नीतीश कुमार गैम्बल नहीं करने को तैयार है, बीजेपी नहीं कर सकते। चलिए वक्त की कमी है, ब्रेक लेना होगा, लेकिन एक संक्षिप्त रिमार्क। अगर 4 राज्यों में इसी तरह से नतीजे आए, दिल्ली में भी बीजेपी बड़ी पार्टी, इसको मोदी के लिए अगले 6 महीने में जो मोदी की नजर दिल्ली के तख्त पर है उसको किस तरह से देखते हैं? मोदी का रास्ता क्या बुलंदी की तरफ आगे बढ़ता है? देखिए, मैं समझता हूं कि इस इलेक्शन के बाद सारा श्रेय मोदी नहीं ले सकते, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में इलेक्शन लड़ा गया है वो इलेक्शन था प्राइमरीली शिवराज की पर्सनल पॉपुलैरिटी और एंटी इनकम्बेंसी ऑन द लोकल लेवल, उसके बीच नहीं या नहीं, लेकिन मोदी के लिए बैलेंस ऑफ पावर रिस्टोर हो जाएगा बीजेपी की लीडरशिप में। शिवराज सिंह चौहान एक तीसरा बार इलेक्टेड एक और चीफ मिनिस्टर आ जाएगा, और अगर बीजेपी के आंकड़े कम रहे तो उनके पास एक रेडीमेड कैंडिडेट रहेगा एज अ कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट, क्योंकि मिस्टर मोदी पे अगर 200 से कम सीट बीजेपी की रहती है, कोई एक राय अक्रॉस द पॉलिटिकल तो ये 4 राज्यों के नतीजे में अगर बहुत फायदे में बीजेपी रहती है, आप मोदी को श्रेय नहीं दे रहे हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूं
कि इसका पहला श्रेय शिवराज प्रांतीय नेताओं को जाएगा। चलिए, मोदी फोर्स मल्टीप्लायर हो सकते हैं, पर मोदी इन्फेंट्री नहीं हो सकती, एयर सपोर्ट हो सकती है। और बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं विनोद जी कि पार्टी के अंदर, खुद बीजेपी के अंदर जो कई धड़े हैं, उसमें से पहले से ही ये बात उठ रही है कि शिवराज सिंह चौहान को पार्लियामेंट्री बोर्ड में लाया जाए। मोदी ने विरोध किया था, अगर ये जीत के आते हैं तो फिर से पार्लियामेंट्री मोदी को लेकर जो पुराना विवाद है बीजेपी में और जो तनाव है, ऐसा लगता है हमारे मेहमानों का मानना है कि इन चुनाव के बाद वो तनाव एक बार फिर से उभर कर सामने आ सकता है। मोदी की राह आसान होने के बजाय मुश्किल हो सकती है।